स्वागत है आपका कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। वनों को हमारी प्राकृतिक संपदा कहा गया है, लेकिन यूपी का जो वन विभाग है वो ठेके पर चल रहा है, उधार के अफसरों से चल रहा है। वन सेवा के अफसरों की कमी के चलते यहाँ अधिकारी उधारी पर हैं और ये प्रक्रिया सालों से चली आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 से ज़्यादा जिलों के डीएफओ ठेके पर तैनात हैं। अच्छा, शुरुआती दौर में ये कहा गया कि अधिकारी है नहीं तो कुछ एसडीओ को चार्ज दे दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था नितांत अस्थायी होगी और कुछ दिनों के लिए होगी। लेकिन यूपी के अधिकारियों के बारे में यह चर्चित है कि जहां भी कुछ तरल पदार्थ उन्हें दिखता है तो फिर वो अपनी स्टाइल में आ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इस तरलता को कैसे बनाए रखना है। जो काम कुछ दिनों के लिए मिला था उसको सालों तक कैसे खींचा जाए। इन अफसरों ने आला अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके इस मामले को सालों साल खींच लिया और कार्यवाहक व्यवस्था चलती रही। आपने कविता पढ़ी होगी कि ठेले पर हिमालय, लेकिन यहाँ ठेके पर हिमालय और उसकी पूरी प्राकृतिक संपदा है। वैसे भी अगर कहीं ठेका शब्द जुड़ जाता है तो वो चीज़ अपने आप ठेले पर आ ही जाती है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये बात अलग है, दीगर है कि योगी सरकार में ईमानदारी के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से यूपी के कई जिलों में डीएफओ नहीं हैं और वहां पर कार्यवाहक लोग मौज मार रहे हैं। वन विभाग के मंत्री दारा सिंह चौहान से लेके प्रमुख सचिव और तमाम सारे अधिकारी हैं जिनको इस ओर देखने की कोई फिक्र नहीं है या वो जानबूझकर इस ओर देखते नहीं हैं। अगर इन 40 जिलों का उल्लेख करें तो तमाम बड़े बड़े जिले हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व है, कुशीनगर है, काशी वन प्रभाग है, आजमगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, पीलीभीत, लायन सफारी, तमाम जैसे जगहें हैं जहां जूनियर अफसरों को डीएफओ के चार्ज दे रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विभाग में सीनियर अधिकारी नहीं है, लेकिन वो किनारे बैठे हैं। कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अफसरों का चार्ज मिला हुआ है। जो किनारे बैठे हैं उनके पास समर्थन मूल्य कम था, इसलिए वो किनारे हैं, और जिनके पास समर्थन की शक्ति ज़्यादा थी वो जूनियर होते हुए भी मलाईदार चार्ज लिए हुए हैं। अगर कनिष्ठ अफसरों की बात करें तो प्रमोद श्रीवास्तव को यूपी के सबसे महत्वपूर्ण जिले नोएडा का चार्ज दिया हुआ है 3 साल से। दिवाकर कुमार जो चंबल सेंचुरी में हैं वहाँ तो वो चार्ज लिए ही थे, अब उन्हें इटावा के लायन सफारी का भी चार्ज दे दिया गया है। अब एक तरफ तो वनों की अवैध कटान जारी है, पौधरोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान आप जानते हैं कितना सफल है। वन्य जीव मरे चाहे जिए, लेकिन ठेके पर गए ये अधिकारी अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने में पूरी तरह सफल है। हमने कुछ नाम गिनाए, एक बानगी हैं। भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है, चरम पर है। उल्टी गंगा वन विभाग में बह रही है, हर कोई जानता है, लेकिन वो अनजान बना हुआ है। फिलहाल यूपी की सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगाती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो अपना नाम दर्ज कराती है। ये दीगर बात है कि अधिकारी उन पौधों को स्कूटरों से और मोटरसाइकिलों के नंबरों की डालकर उसका सरकारी पैसा हजम कर जाते हैं और ये घोटाले 2-3 साल बाद लोगों के सामने आते हैं। तो समन्वय से चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि इस खबर के बाद शायद सरकार जागे और तमाम सारे महत्वपूर्ण जो वन प्रभाग हैं वहाँ पर ये जो परंपरा चली आ रही है, ये भ्रष्टाचार का क्रम कुछ टूटे। कोरोना काल बहुत सी चीज़ों के लिए सबक लेकर आया।
एक तरफ बेड नहीं मिल रहे थे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडरों का अभाव हो गया। इस अभाव को यूपी के एक ऐसे अफसर ने परखा है जिसने बिजली की तरह अब प्रदेश में ऑक्सीजन ग्रिड बनाने का एक नया प्रयोग शुरू किया है। जैसे बिजली एक जिले से दूसरे जिले और ऐसे हजारों मील दौड़ती है ग्रिड के माध्यम से, वैसे ही अब ऑक्सीजन के इतने प्लांट लगाए जाएंगे कि वो एक जिले से दूसरे जिले तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आने वाले समय में लोगों को मिलेगी। ये बीड़ा उठाया है 2003 बैच के आईएएस अफसर मयूर माहेश्वरी ने। मयूर माहेश्वरी यूपी एसआईडीसी के एमडी हैं, जिसे अब यूपी सीडा कहते हैं। वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन एक अनजान से डिपार्टमेंट में बैठकर वो काम कर रहे हैं इस सरकार में, जहां लोगों की उस पर ज़्यादा नज़र नहीं है। लेकिन जब कोरोना काल में ऑक्सीजन से लोगों की मौत होने लगी, तब मयूर माहेश्वरी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रिड नाम की एक परियोजना शुरू की। ये परियोजना ठीक बिजली के तारों की तरह होती है, जैसे वो काम करेगी वैसे ये जगह जगह प्लांट बनाकर एक ग्रिड बना रहे हैं। ये ग्रिड प्रदेश के 30 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, वहाँ ज़मीनें चिन्हित कर ली गई हैं। सहारनपुर से लेकर देवरिया तक इसको फैलाया जा रहा है और करीब 18 जगहों पर ये ऑक्सीजन के प्लांट चालू कर दिए गए हैं। माहेश्वरी की कोशिश ये है कि एक साल में ऑक्सीजन के मामले में यूपी को आत्मनिर्भर बना दिया जाए। उनकी ये ग्रिड अगर कामयाब रहती है तो यूपी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी देने में सक्षम हो जाएगा। वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के ऐसे महकमे में है जो खाली ज़मीन उपलब्ध कराता है, निवेशकों को वन विंडो से तमाम सारी उनको एनओसी दे सकता है, और अपने निजी प्रयासों से उन्होंने तमाम विदेशी कंपनियों को भी इसमें बुलाया है। मयूर माहेश्वरी इस काम को तब आगे बढ़ा पाए जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार का पूरा सहयोग उन्हें मिला। इस नए प्रयोग से मयूर माहेश्वरी लाइमलाइट से तो दूर है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी का यह अफसर जीवनदायिनी ऑक्सीजन के लिए एक बहुत बड़ा अथक और मैराथन प्रयास कर रहा है, जिस पर लोगों की नज़र भले ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनके इस योगदान को बहुत बड़ा माना जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि ये बात आई कैसे। जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगे, तब मयूर माहेश्वरी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि यूपी में भी लोगों को अब दोबारा ऑक्सीजन के लिए राउरकेला से लेके बंगाल से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर निर्भर ना रहना पड़े। आज उनकी यह कोशिश है कि रायबरेली में आइनॉक्स जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है वो एक प्लांट लगा रही है। कोविड काल में ये प्लांट लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसकी एक खासियत ये भी है, देखिए सरकार योजना बना सकती है, योजना को हरी झंडी दे सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का काम तो ये अफसर ही करते हैं। तो अरविंद कुमार के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो यूपी के गृह सचिव रह चुके हैं, बेहद सरल अफसर हैं, पावर कारपोरेशन की भी वो चेयरमैन रहे। आज वो औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मयूर माहेश्वरी ने जो काम शुरू किया है, जो बीड़ा उठाया है, उससे यूपी जो तीसरी लहर है कोरोना की, उससे निपटने के लिए सीना तानकर खड़ा होने की तैयारी में है। बिजली की तरह यह ग्रिड उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है, और इस अफसर की दूरदर्शिता की चर्चा पूरे देश के स्तर पर हो रही है। मयूर की पत्नी रितु माहेश्वरी भी आईएएस अधिकारी हैं, वो इन्हीं के बैच की भी हैं, 2003 बैच है दोनों लोगों का, और उनकी भी नोएडा में वो सीईओ हैं और उनकी भी साख बेहद अच्छी है। तो इस आईएएस दंपति के जो प्रयोग हैं
ये लोगों की निगाह से तो दूर हैं, लेकिन प्रदेश के लिए बहुत भलाई का काम भविष्य में ये करेंगे। जिले में जब डीएम की गाड़ी में धक्का लगने लगे तब आप समझ लीजिए कि सरकार में जो विकास की गंगा बह रही है वो असल में गंगा के बजाय दलदल बनी हुई है। एक छोटा सा मामला आया सीतापुर जिले का, जहां पर डीएम और एसपी दोनों गए थे दौरे पर बाढ़ क्षेत्र के देखने, लेकिन जिस सड़क पर गए थे वहां पर डीएम साहब की गाड़ी फंस गई दलदल में। अब उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत तो लोग जानते हैं कैसी है, और ग्रामीण इलाकों में तो वैसे भी बड़ी स्थिति खराब है। तो फिर यह हुआ कि चल यार धक्का मार। अब धक्का मारने के लिए फिर एसडीएम साहब भी दौड़े, गांव वालों को भी बुलाया गया, किसी तरह से दलदल से गाड़ी को निकाला गया। लेकिन ये एक उदाहरण नहीं है। आप आए दिन देखते होंगे कि सरकारी गाड़ियों में धक्का लगाना पड़ता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, उनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। खास तौर से कलेक्टर साहब की गाड़ी अगर फंस जाए, दूसरी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई गाड़ी अगर पुलिस की फंस जाए, तो फिर बचता कौन है भाई? कोई आदमी पुलिस की जगह कोई और विभाग हो, लेट लपेट पहुंच जाए, चलो बात समझ में आती है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मारपीट हो गई, कहीं गोली चल गई, अब पुलिस की गाड़ी में धक्का लग रहा है। ये धक्के बताते हैं कि सरकारी तंत्र में भी ऐसे ही धक्का लगाया जा रहा है। कहीं अफसरों की वजह से धक्का लग रहा है, तो कहीं तकनीकी खराबी के चलते। लेकिन जब प्रदेश में योगी सरकार 4.5 साल पूरे कर चुकी हो और वो तमाम सारे विकास के दावे करती हो, तो सड़कों पर ऐसी दुर्दशा देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि जब डीएमए साहब की गाड़ी नहीं चल पा रही है तो फिर आम आदमी की गाड़ी क्या चलेगी। अच्छा, रोचकता तब बढ़ जाती है जब गांव वाले इसमें मज़ा लेते हैं कि चलो आज हम तो रोज़ फंसते थे, रोज़ इस कीचड़ से गुजरते थे, आज डीएम साहब भी आ गए। गांव की जनता कैसे इन दुर्दशा में जीती है तब कोई खबर नहीं बनती, न किसी की नज़र जाती है। लेकिन जब आला हाकिम इसकी चपेट में आते हैं तब लोगों का ध्यान इस ओर जाता है। हम तो खाली इतना कहेंगे कि डीएम साहब की गाड़ी जिस गांव में फंसी थी, जिस रोड पे फंसी थी, अगर वो उस गांव की उस सड़क का ही अगर कुछ भला कर दें तो भविष्य में ना तो गांव वालों को परेशानी होगी, ना किसी अफसर की। अपने यहाँ एक कहावत है कि खाने में दिया गया जहर एकाध को मारता है, लेकिन अगर कान में किसी के जहर डाल दीजिए तो वो हजारों को मार सकता है। समाजवादी परिवार में चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई का एक प्रमुख कारण ये कान का जहर भी रहा। इसी बीच यादव परिवार में एका होने की खबरें सामने आ रही। हालांकि इसका इंतजार बहुत दिनों से दोनों पक्षों के लोग कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान करके कि वो चाचा के साथ गठबंधन करेंगे, एक तरह से नई ऊर्जा का संचार किया है। अखिलेश यादव ने इटावा की जसवंत नगर सीट छोड़ने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा अन्य सीटों पर क्या तालमेल बनेगा वो बातचीत से तय होगा। शिवपाल यादव कई बार ये बात कह चुके थे कि वो अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चाचा लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और उनका झुकाव अखिलेश यादव की ओर था। दोनों में बात बन जाए इसकी कोशिश भी उनके लोग कर रहे थे। 4.5 साल का वक्त बीत गया, कयास लगा रहे थे कि 2017 में सत्ता हाथ से निकल चुकी है। अब यादव परिवार को बिखराव की बजाय एकता की बात करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह की सक्रिय राजनीति से हटने के बाद शिवपाल और अखिलेश अलग अलग होकर एक दूसरे का नुकसान ही कर रहे थे। चतुराई और समझदारी इस बात में थी कि ये दोनों दिग्गज आपस में मिलते बैठते और बात करते, और ये वक्त ऐसा है भी कि अब 6 महीने में जब यूपी में चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव ने समझदारी दिखाते हुए यह ऐलान कर दिया।
इस बात का वो फायदा भी लेने में लगे हैं कि जो बीजेपी में गुटबाजी है, नेतृत्व को लेकर जो असमंजस है, ऐसे में अपने सब छोटे छोटे दलों को, लोगों को एकजुट किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए। तो ये चतुराई भी है और सियासी समझ भी। अखिलेश यादव ओपी राजभर के साथ गठबंधन कर रहे हैं, वो अपना दल के दूसरे गुट के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, वो महान दल को भी साथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी AIM और आम आदमी पार्टी, तमाम सारे और दल के साथ उनकी बातचीत की संभावित है। लेकिन सबको इस बात का इंतजार था कि होली में भतीजे ने चाचा के पैर छुए थे, दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थी, वो और करीब क्यों नहीं आ रहे हैं और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। समाजवादी परिवार इस मुलाकात का, इस दोस्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अखिलेश यादव की नज़र इस बात पर है कि जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा उठाया जाए, जो लोग उनसे दूर हैं उनको जोड़ा जाए, जो पार्टी छोड़कर चले गए उनको वापस लाया जाए, और इस दिशा में उन्होंने शायद काम भी शुरू कर दिया है। अखिलेश और शिवपाल का मिलन दोनों दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी उत्साह का माहौल लेकर आया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये मिलन और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल सियासत में एक कहावत भी है कि राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी, मगर कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने न दिए। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से खतरा अभी टला नहीं है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM के विरोधाभासी बयानों ने इस गुटबाजी को और हवा दे दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार दिल्ली की नज़र उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है और कई बार वो हेलीकॉप्टर भेजकर नेताओं को लखनऊ से दिल्ली बुलाता है, और जैसे ही ये सूचना बाहर आती है बीजेपी के कई नेताओं का दिल धक धक करने लगता है। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि BL संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो 20 दिन में ही दोबारा उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी कोई सुगबुगाहट सामने नहीं आई है। ऐसे में कोई बड़ा फैसला होगा, कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये सब चीज़ों को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसी बीच 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी संभावित हैं। इस चुनाव को भी सरकार के परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के पहले ये एक आखिरी मौका है जिसमें सरकार अपनी ताकत और अपनी अहमियत दोनों दिखाएगी। ये चुनाव सत्ता से जुड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इनमें धन बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सरकारी मशीनरी संगठन की सुनती नहीं है और ये चुनाव बिना उसके सहयोग के बीजेपी जीत नहीं सकती। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने दोहरा संकट है। अगर वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो उसका जो किरकिरी होगी ही, सरकार के इकबाल पर भी असर जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि योगी जी दिल्ली गए थे, बीजेपी में और देश में जो शीर्ष सबसे बड़े लीडर हैं उन तीनों से वो मिल लिए, लेकिन 1 महीने की इस चर्चा में कोई बयान आज तक किसी का आया नहीं। बीजेपी यूपी में नेतृत्व परिवर्तन करेगी, मुख्यमंत्री बदलेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, इन सब पर आज तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं होगा और योगी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़े जाएंगे। दूसरी ओर दूसरे बयान आते हैं, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, जरा मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार दिल्ली में कर लें, उसका इफेक्ट यूपी पे 2-4 दिन पहले या उसके 2-4 दिन बाद दिखाई पड़ सकता है।
तो अगर ऐसा होता है, नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो यूपी में ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज सरकार में जो 2-3 बहुत प्रमुख अधिकारी हैं, चाहे वो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हो या मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, इन सब के चेहरों पर भी बदलाव आएगा। 2017 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ और पंचायत चुनाव ने उसकी और हवा निकाल दी है। ओबीसी, दलित, तो ये बड़ी चिंता है बीजेपी की। 325 सीटें वो जीते थे पिछली बार, इस बार वो कितना जीतेंगे, अंदर अंदर कुछ सर्वे भी करा रहे होंगे। तो कई सारे नेताओं का भविष्य, कई सारे अफसरों का भविष्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिका हुआ है। निगाह बनाए रखिए, खतरा अभी टला नहीं है। तो बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।